नमस्कार दोस्तों। अगर आप 10 लाख रुपए 20% इंटरेस्ट रेट पे 5 साल के लिए डालते हैं तो आपको 24 लैक्स ऑलमोस्ट 25 लैक्स मिलेंगे 5 इयर्स के एंड में। अगर आप सेम चीज़ 10 इयर्स के लिए करते हैं तो आपको लगभग 62 लैक्स मिलेंगे। अगर आप 15 इयर्स के लिए करते हैं तो 1.54 करोड़, 20 इयर्स के लिए 3.83 करोड़ और 25 इयर्स के लिए 9.53 करोड़। तो 20% इंटरेस्ट रेट पे भी आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं कि निफ्टी हमें 12 से 15% का रिटर्न देते हैं। तो 20% रिटर्न के लिए या तो आपको इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग करनी पड़ेगी या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूँ। तो ये है मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। एक्चुअली मैंने इंडिया के टॉप म्यूचुअल फंड्स जो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं उनकी एक लिस्ट बना ली है। उनका 5 इयर्स का मैंने इंटरेस्ट रेट निकाला है और उसके बेसिस पे मैंने ये लिस्ट बनाई है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने mutualfundsindia.com से ली है। तो सबसे पहला आता है टाटा डिजिटल इंडिया फंड, जिसमें 30.85% का रिटर्न मिलता है। अगर हम उसको एक्सपेंस रेशियो से माइनस कर दें तो 30.5% का रिटर्न है ये। तो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है म्यूचुअल फंड पूरे इंडिया में, इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। लेकिन ये बस टेक्नोलॉजी वाले फंड्स में इन्वेस्ट करता है, तो इट इज़ सेक्टर स्पेसिफिक। सो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि अगर आईटी सेक्टर नहीं चलेगा, समझो आईटी सेक्टर कुछ रीज़न की वजह से गिर गया, तो ये फ़ंड भी अंडर परफॉर्म करेगा, इसलिए मैंने 5% इसमें दिया है। नेक्स्ट आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। ये भी एक टेक्नोलॉजी फंड ही है। इसका रिटर्न भी ऑलमोस्ट 28.05% है अगर एक्सपेंस रेशियो से माइनस कर दे। एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होने के कारण इसका टोटल रिटर्न कम हो रहा है। दोनों फंड में मैंने 5% डाले हैं क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा फ़ंड ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा ओवर द ईयर्स। फिर इसके बाद आते हैं एसबीआई के टैक्स एडवांटेज और लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड। ये दोनों फंड बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, बट इसका प्रॉब्लम ये है कि ये नए इन्वेस्टर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसमें मैं इन्वेस्ट नहीं किया है। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF। तो ये नैस्डैक एक्चुअली यूएस मार्केट का होता है जिसमें टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एक पैसिव फंड है जो नैस्डैक को ट्रैक करता है, जो 22.91% दे रहा है। मैंने ऑलरेडी डिजिटल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, तो इसलिए मैं नैस्डैक में अलग से इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जिससे कि आपको थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है, या फिर आप डायरेक्टली यूएस के ETFs या यूएस के स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। फिर आते हैं क्वांट के फंड्स रिसेंट टाइम्स में सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग है। क्वांट का स्मॉल कैप फंड जो है, इसने 5 इयर्स का तो 22.05 दिया है, लेकिन लास्ट 3 इयर्स में इसने ऑलमोस्ट 39% रिटर्न दिया है। लेकिन हम 5 इयर्स का रिटर्न देख रहे हैं, तो 5 इयर्स के रिटर्न के हिसाब से क्वांट टैक्स प्लान और एक्टिव फंड बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहे हैं 22.52 22.26 का। बट क्वांट टैक्स प्लान का प्रॉब्लम ये है कि 3 इयर्स का लॉक इन है, जिसमें आप 3 इयर्स के लिए नहीं निकाल सकते पैसा एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो इसलिए क्वांट एक्टिव फंड ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा रिटर्न कम है बट इट इज़ स्टिल गुड, इसलिए मैंने इसको 15% पोर्टफोलियो अलॉटमेंट दे दिया है क्वांट स्मॉल कैप। क्योंकि ये बस स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। क्योंकि मैंने पहले से ही क्वांट के एक्टिव फंड में 15% इन्वेस्ट कर दिया है, इसलिए मैं क्वांट के स्मॉल कैप में बस 5% कर रहा हूँ। क्योंकि फंड सेम होने के कारण उन फंड मैनेजर्स भी इन दोनों के सेम हैं, संजीव शर्मा, तो उसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक्स दोनों फंड्स में सेम होते हैं, रिपीट होते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन हो नहीं पाता। आप समझिए कि हम ये अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट कर ही क्यों रहे हैं। मैं चाहता तो बस क्वांट एक्टिव फंड में इन्वेस्ट कर सकता था, इसमें मेरे को अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, बट
अलग अलग फंड में मैं इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि डाइवर्सिफिकेशन हो सके। अलग अलग मैनेजर्स मैनेज करेंगे, अलग अलग फंड हाउसेस होंगे, जिसके कारण अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होगा, अलग अलग उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल होगी, जिसके कारण डाइवर्सिफिकेशन होगा और रिस्क कम होगा। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड में 5% मैंने डाल दिया है। फिर आता है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये बस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करता है, जैसे कि सीमेंट स्टॉक्स या कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स जैसे DLF, वैसे फंड्स में। और आई थिंक इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले सालों में बढ़ने वाला है, इनके स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। मैंने बस 5% अलॉटमेंट इसलिए दिया है क्योंकि ये बस इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही सेक्टर पे फोकस कर रहा है। इट बिकम्स अ रिस्की गेम, इसलिए मैंने बस 5% इन्वेस्ट किया है इसमें। फिर आता है क्वांट एब्सोल्यूट फंड। अब ये एक हाइब्रिड फंड है जो बॉन्ड मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है। प्राइमरीली ये स्टॉक मार्केट फोकस्ड ही है। इसमें मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्वांट के 1, 2 और 3 फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया है। तो सिमिलरली क्वांट मिड कैप फंड है और क्वांट मल्टी एसेट फंड है। मल्टी एसेट फंड अगेन इट इज़ एन हाइब्रिड फंड। मिड कैप फंड बस मिड कैप पे फोकस कर रहा है। आप चाहे तो इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छे फंड से। हाइब्रिड फंड का आप एक बार देख लीजिए क्योंकि वो बॉन्ड में करता है, किस टाइप के बॉन्ड में कर रहा है और कितने रिस्क है वो डिपेंड करता है वो फंड मैनेजर के स्टाइल के अनुसार। बट क्वांट मिड कैप इज़ वेरी गुड बिकॉज ये बस मिड कैप फंड्स पे फोकस कर रहा है। आगे बढ़ते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड पे। तो ये भी 19.61 का रिटर्न दे रहा है। एक्सपेंस रेशियो को माइनस करने के बाद 19.26 आ रहा है। ये भी एक अच्छा फंड है। इसने भी लास्ट के 3 इयर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए 5% इसको भी अलॉटमेंट दिया है मैंने। फिर सिमिलरली SBI स्मॉल कैप फंड को भी मैंने 5% अलॉटमेंट दिया है। इसका थोड़ा रिटर्न कम है बट इट इज़ स्टिल गुड। फिर आता है पराग फ्लेक्सी कैप फंड। अब ये रिसेंटली बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसके ऊपर वीडियो बना रहे थे because it invests in different types of companies like small cap, mid cap, large cap। अगर आप 1 ईयर के अंदर निकालोगे तो 2% आपको एक्सपेंस रेशियो लगेगा। अगर 2 ईयर्स के अंदर के बाद निकालोगे तो 1% आपको एक्सपेंस रेशियो लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 20,000 करोड़ का है, तो ये बहुत ही पॉपुलर फंड है। बट इसके रिटर्न्स है वो थोड़े कम हैं बाकी के फंड्स से। बट इसके रिटर्न्स है वो स्मॉल कैप फंड्स से थोड़े से कम है, 19.07। एक्सपेंस रेशियो के बाद 18.28% हो जाता है। लेकिन फिर भी एक अच्छा फ़ंड है क्योंकि ये अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, इसलिए क्योंकि ये फ्लेक्सी कैप फंड है तो ये एक अच्छा फ़ंड है। डाइवर्सिफिकेशन अच्छा हो रहा है इसमें, इसलिए मैंने इसको 10% दे दिया है अलॉटमेंट। फिर आता है निपॉन इंडिया वैल्यू 20। अब बहुत सारे लोग वैल्यू 20 के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक पैसिवली मैनेज ETF है, निफ्टी 50 के ऊपर बेस्ड। निफ्टी 50 में से टॉप के 20 स्टॉक सिलेक्ट होते हैं। इसके कुछ क्राइटेरिया है जैसे लिक्विडिटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। आपको जानना है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा अलग से। बट हम देखेंगे तो इसका रिटर्न जो है वो 18.56% है। निफ्टी जो है वो 12 से 15 तक देता है, ये 18.56 इसने दिया है लास्ट के 5 ईयर्स में, जो कि मार्केट को बीट कर रहा है। और ये एक पैसिवली मैनेज्ड फंड है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है। अगर आप इसका ETF लेते हो तो उसका एक्सपेंस रेशियो और भी कम हो जाता है। बट ETF का प्रॉब्लम ऐसा है कि क्योंकि ये पॉपुलर नहीं है ज़्यादा तो उसका वॉल्यूम बहुत कम होता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप म्यूचुअल फंड ही ले लिए क्योंकि उसमें वॉल्यूम का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। अगर कम भी है तो भी आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के हाउस से डील कर रहे हो। इसमें मैंने 10% अलॉटमेंट दे दिया है। फिर अदर वैल्यू 20 फंड्स भी है, बहुत सारे अलग से है, वो भी सिमिलर रिटर्न दे रहे हैं, तो उसके बारे में बात नहीं करूँगा मैं। फिर आता है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। तो ये भी एक स्मॉल कैप फंड है, निपॉन इंडिया के हाउस से
18.11% का रिटर्न है इसका, जिसमें भी मैंने 10% डाल दिया है। फिर एक्सिस मिड कैप फंड भी है जो मिड कैप फोकस्ड फंड है, 17.57% का रिटर्न है, इसमें भी मैंने 10% डाल दिया है। फिर कोटक स्मॉल कैप फंड में मैंने 5% डाला है। आप देखेंगे तो रिटर्न कम होते जा रहा है, 19 पे थे, 18 पे आए, 18 से 17 पे, अब 17 से 16 तक आ गया है। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, तो ये मिड कैप फोकस्ड फंड है। रिटर्न इसका कम है थोड़ा, 16.53%, बट मिड कैप के लिए ये ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मिड कैप में एक्सिस इंडिया 17.57 दे रहा है, बट फिर भी ठीक ठाक है। और लास्ट में मैंने कैनेरा रोबेको में 5% डाल दिया है। इसका 5 ईयर्स और डेटा अवेलेबल नहीं है, सिंस इंसेप्शन इसने 31.35% दिया है, इसलिए मैंने इसमें 5% इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसमें मैं, तो टोटल मेरा पोर्टफोलियो 100% का हो जाता है, और मेरा जो रिटर्न है वो 20.076% का है। अब ऑफकोर्स एग्जैक्ट 20% आपको मिलेंगे कि नहीं, 20 ये कहना तो बहुत मुश्किल है, आपको ±2% 3% ऐसा पकड़ के चलना पड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशंस। मैंने थोड़ा और इन्फॉर्मेशन भी दिया है यहाँ पे, और मैनेजर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है। आप मैनेजर्स के बारे में भी जाके चेक कर सकते हैं गूगल पे कि उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा है, रिस्क कितना ले रहे हैं, ऐसी चीज़ें देख सकते हैं आप। तो ये एक बहुत ही एग्रेसिव पोर्टफोलियो था एक्चुअली, मार्केट 12 to 15% देता है, आप मार्केट बीटिंग पोर्टफोलियो बना रहे थे यहाँ पे, जो 20.076% दे रहा है आपको, इसलिए मैंने इसमें बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स ऐड किए थे, और मैंने टेक्नोलॉजी फंड्स में भी बहुत 10% इन्वेस्ट किया है। अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा कम रिटर्न आपको ठीक लग रहा है, तो आप you can invest in mid cap funds instead of small cap funds, mid cap and flexi cap funds instead of small cap funds। ये आपका रिस्क कम कर देगा, बट रिटर्न भी थोड़ा कम हो जाएगा, और सेक्टर स्पेसिफिक अलॉटमेंट आप कम कर सकते हैं या बिल्कुल ही रिप्लेस कर सकते हैं बाकी के फंड्स से। अगर आप और एग्रेसिव होना चाहते हैं तो आप टेक्नोलॉजी फंड्स में तो अपना थोड़ा पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं, स्मॉल कैप फंड्स में इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये जो मैंने यहाँ पे मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड और एक्सिस मिड कैप फंड में किया था, उससे बेटर आप निपॉन इंडिया वैल्यू 20 में कर सकते हैं, अगर आपको और एग्रेसिव होना है तो।